हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग नंबर 36। दिस इज़ ईगो इज़ द एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। और पिछले व्लॉग में हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर आप लोग को कुछ याद है तो रिकॉल करो। मेरे को तो ये याद है, दो लोग का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का और बेलिचिक का। ये बेलिचिक जो थे वो सुपर बोल चैम्पियन टीम के कोच थे, 4 बार लोग ने सुपर बोल जीता था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बुक छपने से पहले उन्होंने अपने बात किया था कि बुक छपने से पहले उन्होंने बहुत साल तक अपने भाई के लिए और वो भाई के राइवल के लिए भी फ्री में आर्टिकल्स लिखा था। और ये बिल बेलिचिक जब ये आए थे तो शुरुआत में अपने पहले टीम के पास जाके उन्होंने बोला था मैं फ्री में काम करूँगा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आई विल वर्क एज अ वॉलंटियर। तो ये दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, और वो कैनवस स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि कैनवस स्ट्रैटेजी क्या होता है। दूसरे के लिए अपन कैनवस बना के देने का ताकि वो लोग पेंट कर सके, दूसरे को अच्छे लाइट में दिखाने का ताकि हम लोग भी इवेंचुअली अच्छे हो, मतलब अपने सीनियर लोग से ज़्यादा बोलते हैं ना, भले वो लोग कितना भी काम करवाए लेकिन वो काम करते रहने का। You can see how easily entitlement and a sense of superiority, the trappings of ego, would have made the accomplishment of either of these men impossible. अगर ये दोनों में, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट में भी और बिल बेलिचिक में भी, दोनों में भी अगर थोड़ा सा भी एंटाइटलमेंट आता, ईगो आता कि मेरे को सुपीरियर, मैं तो सुपीरियर हूँ, मुझे देखो कोच बना दिया गया है, या मैं तो कितना अच्छा आर्टिकल लिखता हूँ, अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचता, तो दोनों को भी वो अकम्पलिशमेंट नहीं मिलता, उतना नाम नहीं कमाने को मिलता जितना वो लोग ने आज कमाया है। Franklin would never have been published if he had prioritized credit over creative expression. Indeed, when his brother found out, he literally beat him out of jealousy and anger. तो फ्रैंकलिन को कभी भी, वो बोलते हैं ना, उसका बुक कभी पब्लिश नहीं होता। बाद में जब उसके भाई को पता चला तो भाई ने उसके ऊपर गुस्सा किया, जेलसी दिखाया, लेकिन पहले तो उसने अपने भाई के लिए आर्टिकल्स फ्री में लिखा। बिल बेलिचिक का भी सेम, अगर वो अपने कोच को ऑफेंड कर देता, अगर पब्लिक में उनको पता था कि आपको तो कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, तो अगर वो पब्लिक में ऐसा करता तो फिर कभी भी उसको ये अकम्पलिशमेंट मिलता क्या, ये इतना सब अचीव करने को मिलता क्या? नहीं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? कैनवस स्ट्रेटेजी को अपनाने का और अपने सीनियर लोग को कभी भी ऑफेंड करने का नहीं। He certainly wouldn't have taken his first job for free, and he wouldn't have sat through thousands of hours of film if he cared about status. अगर बिल बेलिचिक को स्टेटस की थोड़ी सी भी परवाह होती तो वो अपने पहले टीम में जिधर पे उसने वॉलंटियर की तरह काम किया था, वॉलंटियर की तरह काम करता क्या? नहीं, बोलता कि मुझे कोच बनाया गया है, तो कोच को तो पैसा मांगता है, मतलब पैसा तो मांगता है, तो अगर ऐसा करता तो उसको आज वो नाम मिलता क्या? नहीं। दूसरा, जो उसने बोरिंग काम किया जिसकी वजह से वो 4 साल लगातार वो सुपर बोल चैम्पियनशिप का चैम्पियन बनने के लिए अपने टीम को उसने कोच किया, वो कैसे किया? वो बोरिंग वाला काम करता था, याद है कि नहीं? वो पिछले वाले व्लॉग में हम लोग ने 2 व्लॉग पहले पढ़ा था, या 1 व्लॉग पहले पढ़ा था, कि वो क्या करता था? सबसे बोरिंग काम जो होता है कोच लोग के लिए वो करता था। मतलब क्या? वो अपने टीम के सब गेम्स के फिल्म्स को ऑब्जर्व करता था, नोट्स लिखता था और उसके ऊपर काम करता था। तो ये भी सुपर बोरिंग काम है, लेकिन उसने वो बोरिंग काम खुद चुना ताकि वो ग्रेट बन सके। Greatness comes from humble beginnings. It comes from grunt work. It means you are the least important person in the room until you change that with results. तो ग्रेटनेस, जब भी हमको किसी भी चीज़ में ग्रेट बनना है, महान काम करना है या खुद महान बनना है, उसके लिए आता है किससे? हम्बल बिगिनिंग से। मतलब शुरुआत में आप स्टेटस के पीछे भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसे के पीछे भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है, सब लोग मेरे को पहचाने, जहाँ मैं जाऊँ सब लोग वो वाह वाह करने लगे, ऐसा भी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा क्या होता है, वो ग्रेटनेस आता है ग्रंट वर्क से, मतलब बिना सोचे समझे काम करते जाने का, और हमेशा इतना याद रखने का कि मैं इस पूरे रूम में सबसे कम इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं रहूँ या ना रहूँ इस स्कूल को, या तो इस कॉलेज को, या तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और तब तक ऐसा सोचते रहना चाहिए और अपना मुंडी नीचे करके काम करते रहना चाहिए, तब तक वो सिनेरियो बदल ना जाए, तब तक ऐसा काम करते रहना चाहिए। जब हम रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे, अच्छा खासा रिजल्ट्स आ जाएगा, तो अपने आप सब लोग पहचानने लगेंगे, अपने आप सब लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे, हर एक चीज़ अपने आप हो जाता है, वो अपने को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और रिस्पेक्ट मांगने से तो मिलता नहीं, हो तो हमको सबको पता है। वो कहावत सुना रहेगा आपने, वी शुड नॉट कमांड रिस्पेक्ट, वी शुड डिमांड, नहीं, वी शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, वी शुड कमांड रिस्पेक्ट। मतलब रिस्पेक्ट को डिमांड करने का नहीं, कमांड करने का, ऐसा एक्शन करने का कि अपने आप रिस्पेक्ट खुद चल के अपने पास आए। इसके ऊपर और एक वो एग्जाम्पल है, या तो आपको अगर बटरफ्लाई पकड़ना है तो या तो आप बटरफ्लाई के पीछे वो जाल लेके भागते रहो कि बटरफ्लाई 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 मिल जा मिल जा मिल जा, या तो इससे अच्छा आप एक गार्डन बनाओ सुंदर सा, और उसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे फूल उगाओ कि अपने आप वो बटरफ्लाई चल के आपके पास आए। तो दोनों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। इसमें वही बात किया है, पैशन वाले लोग का क्या रहता है, वो लोग वो जाली लेके दौड़ते रहते हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, पैसा पैसा पैसा, रिकग्निशन रिकग्निशन, नाम होना चाहिए नाम होना चाहिए। लेकिन जो पर्पज़ वाले लोग रहते हैं, वो लोग इतना काम करते हैं इतना काम करते हैं कि उनके काम के रिजल्ट से ही वो गार्डन बन जाता है, कि वो सक्सेस के नाम का बटरफ्लाई अपने आप वो लोग के पास आ जाता है। बराबर? तो वो चीज़ इधर बताया है।
तो सेम ये अपना दोनों एग्जाम्पल वाले लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन और बिल बेलिचिक दोनों लोग ने भी यही किया। वो लोग ने आगे अपने काम से पहले अपना गार्डन बनाया और बाद में वो लोग का सक्सेस वाला बटरफ्लाई ऑटोमेटिक आ गया। हाँ, देर इज़ एन ओल्ड सेइंग, से लिटिल डू मच। बहुत पुरानी कहावत है, बातें कम काम ज़्यादा, से लिटिल डू मच। What we really ought to do is update and apply a version of that to our early approach. Be lesser, do more. हम लोग को करना क्या है, ये पुराना वाला कहावत उठा के उसके ऊपर अपना ये जो कैनवस इफेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करके वो कहावत को एक्सटेंड करना है। अभी ये बुक में लिखा है कि अपने को क्या करना है, बी लेसर डू मोर। मतलब क्या, हमको बनना कम है और करना ज़्यादा है। मतलब क्या, हम लोग को रिकग्निशन के पीछे भागने का नहीं है। क्या करना है, बनना कम है, मतलब मेरे को ये बनना है, मेरे को ये पोस्ट पे पहुंचना है, वो सब नहीं करना है। सीधा सीधा क्या करना है, काम ज़्यादा करने का। और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा ऑटोमेटिक और काम मिलते जाएगा और ज़्यादा बोलते हैं ना, नाम अपने पास चल के आएगा, पैसा अपने पास चल के आएगा, रिकग्निशन पहचान अपने पास चल के आएगा। इमेजिन इफ फॉर एवरी पर्सन यू मेट यू थॉट ऑफ सम वे टू हेल्प देम, समथिंग यू कुड डू फॉर देम। सोचो, इमेजिन करो कि हम लोग हर इंसान से जिससे मिलते हैं, अगर एक सेंस हमारे अंदर आ जाए कि ये सामने वाला इंसान आया, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वैसा अगर हमारे दिमाग में आ गया कि मेरे वजह से, मेरे एक्शंस की वजह से या मेरे काम की वजह से सामने वाले का क्या फ़ायदा हो सकता है, वो अगर हमने सोचना चालू कर दिया तो कैसा रहेगा। ये बिल्कुल अपोजिट है जो आज सब लोग सोचते हैं। कभी भी हम लोग किसी से मिलते हैं या मैक्सिमम लोग जब हम लोग से भी मिलते हैं तो सब लोग का पहला दिमाग में थॉट क्या आता है, सामने वाले से मैं क्या ले लूँ, सामने वाले से मेरे को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन बुक में कुछ उल्टा ही बताया है। बुक में क्या बताया है कि जब जिससे भी अपन मिलेंगे, अगर ऐसा अपने दिमाग में आया कि मैं सामने वाले की क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं सामने वाले के लिए कैसे काम आ सकता हूँ, वो अगर हो गया तो कैसा होगा, इमेजिन करो। The cumulative effect this would have over time would be profound. You would learn a great deal by solving diverse problems. तो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, एरिथमेटिक नहीं, याद रखना, ये जो पैशन ड्रिवन लाइफ है उसका एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक इफेक्ट है। मतलब क्या, जो लोग पैशन ड्रिवन रहते हैं वो लोग का रिजल्ट जो है वो प्लस होता है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। लेकिन पर्पस वाले लोग का क्या होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई 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 होता है। तो वो चीज़ें होती है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम दूसरे के क्या काम आ सकते हैं, तो यू वुड हैव काउंटलेस न्यू रिलेशनशिप। आप जितने बार नई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। प्लस आपको ऐसा रेपुटेशन बनोगे जो कि इनडिस्पेंसेबल होगा, कभी भी उसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आपने वो काम से वो अपना नाम कमाया है। यू वुड हैव काउंटलेस न्यू रिलेशनशिप, आपके बहुत सारे नए नए रिलेशनशिप बनेंगे, आपका बहुत सारा पहचान बनेगा, जिसके पीछे हम लोग भागते हैं, रिलेशनशिप, पहचान। यू वुड हैव एन इनॉर्मस बैंक ऑफ फेवर्स टू कॉल अपॉन डाउन द रोड। तो आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक होगा, पैसे का बैंक तो नहीं होगा लेकिन फेवर्स का बैंक होगा। आप जिसको भी फ़ोन करोगे हेल्प के लिए, वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा, इतना ज़्यादा आपके पास फेवर्स का बैंक होगा। दैट्स द कैनवस स्ट्रेटजी, दैट्स वॉट द कैनवस स्ट्रेटजी इज़ अबाउट, हेल्पिंग योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। तो यही है कैनवस स्ट्रेटजी को अगर शॉर्ट में समझना है तो यही समझ लो कि अपने आप को हम लोग हेल्प तब करते हैं जब हम लोग दूसरों को हेल्प करते हैं। दूसरों को हेल्प करेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप हेल्प वापस चल के आएगा। मेकिंग अ concerted effort to trade your short term gratification for a long term payoff। कैनवस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, एक कॉन्सर्टेड एफर्ट करो। कॉन्सर्टेड एफर्ट मतलब क्या, जिधर पे भी जाओ, जैसे कॉन्सर्ट में कैसा होता है, एक आर्टिस्ट हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को सर्व करता है एक साथ में गाना गा के, वैसे आप भी सोचो कि आपके सामने लाखों लोगों की ऑडियंस है, आपका परफॉर्मेंस, आपका काम वो लोग के लिए म्यूज़िक की तरह, या तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हो उसके तरह है। तो आप एक समझो एक कॉन्सर्ट में हो, वैसा एफर्ट करो कि आप एक कॉन्सर्ट में हो और आपको हज़ारों लोगों को कैटर करना है, वो लोग की मदद करनी है। और कल को उठ के और थोड़े टाइम के लिए हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा अपने को सोचना है, अगर आपको कैनवस स्ट्रेटेजी अपनाना है तो थोड़े टाइम के लिए अपने को सोचना है कि मेरा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरे को अभी जो रिजल्ट चाहिए उसको मैं थोड़े टाइम के लिए साइड में रखता हूँ और लॉन्ग टर्म इफेक्ट के ऊपर सोचता हूँ। अगर ऐसा सोचेंगे तो कैनवस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाएंगे। Whereas everyone else wants to get credit and be respected, you can forget credit। जहाँ सबको क्रेडिट चाहिए, हम लोग भी देखते हैं ना, अभी वो लोगों का बैटल चलते रहता है कि मेरे को क्रेडिट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो क्रेडिट, जहाँ सबको क्रेडिट्स चाहिए और किसका क्या है, किसने कौन कौन सी चीज़ को ओन करता है, किसका पैटेंट है वो टेक्नोलॉजी पे, कि कौन किसका ट्रेडमार्क है उस शब्द पे या उस कलर पे, ऐसी दुनिया में अगर आपको क्रेडिट नहीं चाहिए और अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपको बस काम करते जाना है, तो ऐसा तो पूरी दुनिया को आप पसंद आओगे, नंबर 1। और फिर जब कल को उठ के आप दुनिया से हेल्प मांगोगे तो वो लोग भी खुशी खुशी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको नाम चाहिए क्या, नहीं, बराबर ऐसा।
You can forget it so hard that you are glad when others get it instead of you. That was your aim after all. बरोबर. और इसका और एक नेक्स्ट लेवल क्या है, हमको तो रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, लेकिन जिसको जिसको हमारे वजह से रिस्पेक्ट मिल रहा है उसको देख के भी हम लोग खुश हो रहे हैं, तो वो भी एक कैनवास इफेक्ट का हाईएस्ट लेवल है। ये हम लोग अपने बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हैं, हम लोग बस दूसरा जो हमारे सामने है उसका फ़ायदा करवाते जा रहे हैं, फ़ायदा करवाते जा रहे हैं, और हमारा खुद का फ़ायदा होते जा रहा है। जैसे एक कहावत है, अभी पता नहीं शायद गलत होगा कि सही बोलूँगा मैं, सेंटेंस है ये, मेरा बोलने का वो बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता तो गलत हो जाता है। याद करता हूँ। I helped a man to climb the mountain and I saw that I have reached the top. हाँ बरोबर, यही कहावत है। वापस सुनो। I helped a man to climb the mountain and I saw that I have to reach the top. मतलब मैंने एक आदमी को पहाड़ चढ़ने में हेल्प किया, और जब वो पहाड़ चढ़ गया तो मैंने देखा कि मैं भी टॉप पे पहुंच गया हूँ। मतलब क्या, दूसरे का हेल्प किया और उससे अपना भी फ़ायदा हुआ। वही सेम है कैनवा स्ट्रेटजी। लेट अदर्स टेक देयर क्रेडिट व्हेन यू डिफर एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। दूसरों को अपना क्रेडिट लेने दो, और क्रेडिट लेने दो, जितना क्रेडिट पे क्रेडिट वो लोगों को लेने दो, वो लोग का नाम कमाने दो। लेकिन आपका क्या है, आप अपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कमा रहे हो। मतलब कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक बनते जा रहा है फेवर्स का और हेल्प का, कि कल को उठ के आप हेल्प मांगने के लिए निकलोगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। इतना ज़्यादा आपके पास बोलते हैं ना लोगों का, और बोलते हैं ना आशीर्वाद का वो चीज़ रहेगा कि उससे हमारा सब काम होते होते जाता है। द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ इट इज़ द हार्डेस्ट. It is easy to be bitter like Marshall, to hate even the thought of subservience, to despise those who have more means, more experience और more status than you. मार्शल की तरह अगर हम लोग देखेंगे, इसके पहले देखो मार्शल का नाम आया था। मार्शल कौन था, एक मिनट देखने दो, किधर का मार्शल, गेला मार्शल, हाँ एपिग्रामिस था मार्शल। उसने बहुत टाइम तक वो रोम में देखो रोल प्ले किया था, बिजनेसमैन लोग के साथ में रहता था और बिजनेसमैन लोग के लिए काम करता था, और वो आर्टिस्ट था। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि मैं तो ये बिजनेसमैन की तरह रहूँगा और मेरे को ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे मार्शल की तरह रहना बहुत आसान है, अगर बोलना बहुत आसान है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, इतना ऐसा कुछ करता है क्या। जैसे हम लोग को पढ़ाते टाइम पे मुझे बच्चे लोग भी बोलते हैं, सर हम लोग छोटे छोटे बच्चे, इतना कोई मेहनत करवाता है क्या, छुट्टी कर दो, ये कर दो। वो सब नाटक करना बहुत आसान है, लेकिन सब्सियरेंस का जो थॉट है वो भी सोचना बहुत आसान है, कि हम लोग बोलते हैं ना इजी वे में हम लोग ले लेते, ये हार मान लो बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल है। तो वही बताता है अपने को द कैनवास स्ट्रेटजी। चलो बाकी आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।